स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एनसीईआरटी का चैप्टर कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आता है हमारा चैप्टर टू। एनसीईआरटी का चैप्टर कौन सा है? सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो अच्छा, चैप्टर के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है इस बारे में? कौन सी बुक में? नहीं उसकी ये तो वही है। ये और तो ऑनलाइन देखो कमेंट। वॉइस आ रही है क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही? सही कह रही है। अरे तुम समझ रहे, तुम्हारी यार मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ। मैं तो आ ही रही होगी यार। ये कह रहा कि हाँ आ रही है भाई। हाँ ये बताओ कि आवाज वॉइस क्लियर है कि नहीं मेरी? अब देखो भाई ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है कि नहीं? हेलो हेलो। दिस इज ठीक। तो चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु की संरचना। ठीक है। इंग्लिश की बोर्ड इंग्लिश में किस किसने पढ़ा है? तुमने की बोर्ड इंग्लिश में पढ़ा है? इंग्लिश में पढ़ रहे हो आप, बाकी सब हिंदी के हैं। इस हेडिंग का मतलब इस चैप्टर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या समझते हो आप? हाँ, एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में पढ़ो। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अभी हम चैप्टर वन पढ़कर आए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर आपको किसके बारे में बताया गया? एटम के बारे में बताया गया। एटम क्या होता है, एटम की डिस्कवरी के बारे में बताया गया, ये बताएगा ना। यानी कि पहले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा कि एटम
क्या होता है, ठीक है, एटम क्या चीज है, ये हम पहले चैप्टर में पढ़ा। दूसरा चैप्टर बताओ कौन सा है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और एटम की स्ट्रक्चर से मतलब है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। भाई बाहर की तो कंफर्म है कि बाहर वाली स्फेरिकल है, एटम गोली तो होता है, एटम को गोल माना गया है। एटम को क्या माना गया है, स्फेरिकल। तो बाहर की स्ट्रक्चर तो क्लियर है, लेकिन अब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो यानी कि यहाँ हम किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है भाई। भाई जब आप किसी इंसान को जान पहचान लेते हो, जब आपकी उससे दोस्ती हो जाती है ना, एक दो दिन गए स्कूल में पहली बार, दोस्ती हो गई, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो भाई यार अब हमें देखना है इस बंदे की नेचर कैसी है, मतलब ये इंटरनली कैसा है? एक दो दिन में थोड़ा पता चलता है। तो पहले जब आप किसी को जानते हो, जानने के बाद आप अगला आपका स्टेप होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना। देखो एनसीईआरटी ने चैप्टर कितने अच्छे तरीके से लगाए हैं, है ना। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर रखा गया है वो फर्स्ट ही क्यों रखा गया है, टू जो रखा गया है वो टू, इसका भी रीजन है। एनसीईआरटी बुक ऐसी नहीं लिखी किसी एक राइटर ने, बहुत सारे लोग बैठे उन्होंने बैठ के बनाई है। चैप्टर 3 क्या आएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी। कुल मिला के लिख देता हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली बात हमने जाना एटम क्या है, दूसरे चैप्टर में ये आपको बताएंगे कि एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। जब आप एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर भी जान जाओगे, एटम क्या है ये भी जान जाओगे, फिर आपको बताएंगे कि एटम को पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज किया जाता है ना। एटम को पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे रखा गया है, कौन सा एटम कहाँ रखा गया है, ठीक है। किन एटम की प्रॉपर्टीज सेम है और किन एटम की प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। बुला के लावा दिल सर को। कौन भी आ रही है।
चेक कर थोड़ी बहुत समझ आ रहा है कि नहीं? बोल तो दिया, बोल तो रहा हूँ, या हेलो सी आ जाएगी नहीं आ रही? आई अभी आएगी थोड़ी देर, थोड़ा सा चीजें चलता है ना उसमें। हाँ? तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो, नहीं आ रही? थोड़ी सी आ रही है शायद, है ना, हल्की फुल्की आ रही है, हल्की फुल्की आ रही है। इतनी आ रही है कि आगे ईयरफोन लगा के समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो, चैप्टर 1 एटम के बारे में है, चैप्टर 2 एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल। मतलब जब आप एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जान गए, एटम के बारे में जान गए, तो अब आपको ये फाइंड करना है कि किस एटम की प्रॉपर्टी सेम है और किसकी अलग है। पीरियोडिक टेबल में आपको जो एटम रखे गए हैं एक ग्रुप में, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज बराबर होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। फिर आपको चैप्टर 4 क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो, जब आप एटम के बारे में जान गए, स्ट्रक्चर के बारे में जान गए, एक से एटम की प्रॉपर्टीज को अलग कर लिया, वो भी जान गए, अब आप क्या करेंगे, अलग अलग एटम को या सेम सेम एटम को मिलाकर अब मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में फिर हम क्या पढ़ना शुरू कर देते हैं, मॉलिक्यूल, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी शेप क्या है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड एंगल कितना है। इस तरीके से चैप्टर को रखा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहली हेडिंग जो आती है हमारी, वो आती है हमारी, हालांकि वो चैप्टर 1 में दी है आपको एनसीईआरटी में, लेकिन मैं इसको इसी चैप्टर में बता देता हूँ। तो ये है हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैंने बताया भी होगा इसके बारे में, बताया था नहीं बताया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम के बारे में कुछ थ्योरी दी थी। हालांकि डाल्टन से पहले भी बहुत से साइंटिस्ट हुए, इंडिया में भी थे, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। उन्होंने थोड़ा डिटेल थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने, तो इनके नाम पर पहली थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने 4-5 पॉइंट बताए एटम के बारे में, जब दुनिया में एटम के बारे में इतना कोई जानता ही नहीं था। तो पहला पॉइंट तो वही है जो हमने एटम में पढ़ा था, कि सब मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है, बताओ, एटम, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो हमारा क्या है, एटम। मैं पूरे लाइन में लिखूंगा, ऐसी लैंग्वेज में लिखूंगा, आपको भी ऐसे ही लिखना है, और हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें शॉर्ट में लिख के चलना है। तो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम। और एटम हमारा कैसा होता है, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य, जिसको काटा ना जा सके, ये तो हिंदी में अविभाज्य, भाई इससे छोटी चीज कोई एग्जिस्ट करती है। पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया डाल्टन से, एटम से छोटी चीज कोई होती ही नहीं। हालांकि बाद में एटम से छोटी चीज पाई गई, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो एटम के अंदर ही रहते हैं, है ना। 2, इन्होंने बताया सेकंड पॉइंट, कि सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैं एक एलिमेंट लेके चल रहा हूँ, अच्छा एलिमेंट तो जानती है क्या होता है, एलिमेंट लेके चल रहा हूँ हाइड्रोजन, क्या लेके चल रहा हूँ, हाइड्रोजन। तो कोई आपसे पूछने लगे हाइड्रोजन के एटम, तो दुनिया के अंदर हाइड्रोजन के एटम आप कितने उठा के ले आओ, बोलो, साइज सारे के सारे बराबर होंगे, यानी कि ये क्या होंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल, क्या होंगे, आइडेंटिकल। मतलब सेम एलिमेंट के सेम एटम सारे आइडेंटिकल होंगे, किस चीज में, शेप में, वॉल्यूम में, डेंसिटी में, मास में, रेडियस में, जो भी प्रॉपर्टीज एटम की होती है वो सब एक से ही होती है। लेकिन उसने बोला, ये बात किस पर बोली,
सेम एलिमेंट के। उसने बोला सेकंड पॉइंट के अंदर ही कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट उठा के लाओगे, डिफरेंट एलिमेंट, है ना, डिफरेंट एलिमेंट आप उठा के लाओगे, क्या वो उसने बोल दिया, एक तरफ बात करो आप हाइड्रोजन एटम की और दूसरी तरफ बात करो आप सोडियम एटम की। ठीक, हाइड्रोजन एटम तो होता है 1H1 और सोडियम एटम होता है 11Na23। हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होगा, सोडियम एटम बहुत बड़ा होगा। उन्होंने बोला कि भैया अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लाओगे तो ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट होंगे। और किस चीज में डिफरेंट होंगे, शेप में, साइज में, मास में, वॉल्यूम में, रेडियस में, हर चीज जो किसी भी एटम की जो प्रॉपर्टीज होती है हर चीज में अलग है। कितने पॉइंट हुए, 2। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला, एक साथ नोट कर लेना आराम से। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि दुनिया के अंदर जो भी कंपाउंड आप उठा के लाओ, कोई भी है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं बात करता हूँ H2SO4, कोई भी कंपाउंड उठा के लाओ, बोल रहे हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम होंगे वो सिंपल रेशियो में होंगे। किस रेशियो में होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे एटम, सिंपल रेशियो। कौन, एटम। कैसे है बताओ भैया, हाइड्रोजन कितने एटम है, 2। सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये बोला दुनिया का कोई भी एटम उठा दो आप, HCl, HNO3, H2SO4, K2MnO4, KMnO4, जो आपके दिमाग में आता हो कंपाउंड। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 जो लास्ट पॉइंट था इसका इनका, इन्होंने ये बोला कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है, कोई केमिकल, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम का केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम का रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रीअरेंजमेंट ओनली, सिर्फ आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, नो न्यू एटम क्रिएट, कोई भी नया एटम क्रिएट नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, रीअरेंजमेंट, मतलब एटम एक जगह से उठकर किसी दूसरे एटम से कनेक्ट होकर नया कंपाउंड बनाता हुआ नजर आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो जरा इसका, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल है, मैं एक रिएक्शन बहुत छोटी सी है, H2+O2 और बन जाता है 2H2, सिंपल रिएक्शन है। अब जरा इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। वाटर मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर भी H, यहां भी H, और ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब ये रिएक्शन हुई होगी, प्रोसीड हुई होगी, तो बोलो ये वाला बॉन्ड टूटा होगा बीच में से, ये वाले बॉन्ड टूटे होंगे बीच में से, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया होगा और क्या बना लिया होगा, वाटर का मॉलिक्यूल। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों सेम है या अलग है, सेम, बस इसने अपना पाला बदला है। पहले ये H के साथ रहा करता था, अब किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला हाइड्रोजन तो अलग है क्योंकि H से जुड़ा है और ये वाला हाइड्रोजन अलग है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। नहीं, एटम सिर्फ रिएक्शन के दौरान अपना स्थान चेंज करते हैं, बाकी उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी जो थी वही रहती है। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या कोई नया एटम क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है कि भैया इधर 4, 2 ऑक्सीजन थे इधर 4 हो गए, या उधर 4 थी तो इधर 6 5 हाइड्रोजन हो गए, नहीं। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिएक्शन से पहले मास और रिएक्शन के बाद मास हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का सिर्फ रिएरेंजमेंट देखने को मिलता है, कोई भी नया एटम क्रिएट नहीं होता है। एटम अपनी जगह से उठकर दूसरी एटम जगह पर रखकर एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहला पॉइंट क्या था, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम एलिमेंट के एटम सेम,
डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, कोई भी कंपाउंड के अंदर एटम सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं, अपना स्थान चेंज करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये है हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको बताई। ठीक है, इसके बाद जब हम एटम के बारे में जान गए, आप किसके बारे में बात करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। पूरा चैप्टर एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर को फोकस करेगा। पूरे चैप्टर में आप ये पढ़ते रहोगे कि एटम के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, जब हमने एटम के बारे में जान लिया तो अब हम किसके बारे में जानेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हमने तो इंटरनल स्ट्रक्चर में वैसे तो आप जानते होंगे, बताओ एटम के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब एटम एटॉमिक पार्टिकल, एटम के अंदर जो पार्टिकल रहते हैं उनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। तो ये क्या, ये बातें क्या एकदम से पता चल गई थी, जैसे आपने एकदम से बता दिया 1 मिनट के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये बातें एकदम से पता चल गई थी। आपने तो बता दिया, क्यों, क्योंकि आपने बुक में से पढ़ लिया। भैया इनको बताने के लिए काफी साल लगे और बहुत मेहनत लगी। एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और आप जानते भी हैं वो क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये तो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इनके बारे में पता कैसे चला था, किसने बताया था कि एटम के अंदर ये तीनों चीजें रहती है। और उसको जानने से पहले इस हेडिंग के अंदर तो सिर्फ एक ही चीज याद रखनी, हालांकि वो आप जानते भी होंगे, सेम चार्ज, एक जैसा प्लस प्लस बोलो, प्लस प्लस रिपल्शन करेंगे अट्रैक्शन होंगे, और प्लस माइनस ये तो पता है ना। तो सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगा इस हेडिंग के अंदर कि लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्जेस, बताओ रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल ईच अदर, है ना। जैसे कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या लगाएंगे, रिपल्शन, है ना, या फिर माइनस माइनस एक दूसरे को क्या देंगे, रिपल्शन। बताओ अनलाइक चार्जेस, इसमें कोई दिक्कत, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, बेसिक चीजें। अट्रैक्ट ईच, मैं बात करूं आपको प्लस माइनस की, बोल अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। तो इस हेडिंग के अंदर ध्यान रखना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे खोजा गया था। नेक्स्ट हेडिंग होगी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इससे पहले आप ये नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।
वन बाय वन एक एक पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, हो गया। चला गया, चलो इसके बाद बताओ पहली हेडिंग क्या होगी। पहला पार्टिकल कौन सा डिस्कवर करेंगे, इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ किसने की थी डिस्कवरी, है जे थॉमसन, है ना। ये तो सबको पता होता है, बच्चा बच्चा गली गली जाने हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, जे थॉमसन, ठीक है। तो पहले इसको देखेंगे, बाद में नोट करेंगे। तो जे थॉमसन साहब ने इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक खास तरीके का एपरेटस किया था। एपरेटस समझते हैं, एपरेटस नहीं समझते, अरे जिसके अंदर जिसमें एक्सपेरिमेंट कराते हैं, कोई यंत्र यंत्र, है ना। तो वो क्या था, एक खास तरीके की ग्लास ट्यूब थी, है ना, खास तरीके की ग्लास ट्यूब आपके एनसीईआरटी में बनी हुई, एक खास तरीके की गिलास, एक तरफ लगाया था माइनस कैथोड और एक तरफ एनोड, है ना। तो आप लोग जानते हैं ये है कैथोड माइनस, ये एनोड है प्लस। यहाँ पर एक पंप लगा दिया है, इसको हम बोल रहे हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या होता है, और इसको बहुत हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिसका वोल्टेज 10,000 किलो वोल्ट से, 10,000 वोल्ट से कितना है, 20,000। आपके घरों में जो लाइट आती है कितने वोल्टेज पर आती है, 10,000। करंट लगता है तो क्या मजा आता है, खुशी होती है, आप अंदर से तार वार सब हिल जाते हैं, खत्म हो जाए मामला। 220 पे ये हाल है, 10,000 वोल्ट से सोच जाओ, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा। 220 पे इतनी खतरनाक पावर होती है ना। तो यहाँ कितना वोल्ट, इमेजिन करो 10,000 कितना है, इस बात पे कि घर में जो लाइट आ रही है वो कितनी वोल्ट है, वो 220 पे, और हम यहाँ कितना वोल्टेज यूज कर रहे हैं, 10,000 से 20,000 वोल्टेज। इसीलिए इसको बोला जाता है कि भैया हाई वोल्ट, हाई वोल्टेज तो जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा वोल्टेज तो भैया बहुत खतरनाक है, खत्म हो जाता है मामला, ठीक। अब क्या करेंगे, अभी ये ग्लास ट्यूब इसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे डिस्चार्ज ट्यूब, क्या बोलेंगे इसको, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अभी ये ट्यूब बिल्कुल खाली है, अभी ट्यूब कुछ नहीं है इसके। अच्छा कोई भी चीज है उसके अंदर एयर ही भरी रहती है ना, कोई भी चीज है उसके अंदर एयर भर के रखी होती है। अब मुझे पहले इसको खाली करना है, एयर ग्लास ट्यूब के एक सिरे पे क्या कनेक्ट कर दूंगा, वैक्यूम पंप। घरों में एक आता है वैक्यूम क्लीनर, सुना है, वाइपर की तरह होता है, और उसको जहां भी करोगे वो जितने भी डस्ट पार्टिकल गंदगी वगैरह है वो सब तक कर लेता अपने अंदर। वैक्यूम क्लीनर मतलब खींचता है वो, है ना। तो ये क्या करेगा, वैक्यूम पंप सारी एयर खींच लेगा इस ग्लास ट्यूब के अंदर, जितनी भी एयर भर के रखी गई होगी
सारी एयर को खींचकर बाहर कर देगा। जब ये ग्लास ट्यूब बिल्कुल खाली हो जाएगी और इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहेगी, तो जहां एयर नहीं रहती इसी को तो बोलते हैं वैक्यूम। अंतरिक्ष स्पेस के अंदर एयर नहीं है तो वहां क्या है, वैक्यूम। और वैक्यूम में जब कुछ है ही नहीं तो प्रेशर जीरो। प्रेशर किसकी वजह से लगता है, एयर की वजह। एयर के पार्टिकल ही तो हमारे फेस पे, हमारे सिर पे प्रेशर लगा रहे हैं। अगर ये हटा दिया जाए तो प्रेशर जीरो हो जाए, है ना। तो अब वैक्यूम ने सारी एयर निकालकर बाहर कर दी, इसके अंदर अब एयर बिल्कुल भी नहीं है, तो प्रेशर अप्रोक्सीमेट बहुत कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर प्रेशर कैसा है, लो। लो प्रेशर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अब इसके अंदर भरूंगा मैं हाइड्रोजन गैस। क्या भरूंगा, अब मैंने इसके अंदर भर दी है हाइड्रोजन गैस। कोई सी भी गैस भर सकते हैं वैसे, लेकिन जनरली हाइड्रोजन गैस भरते हैं। हाइड्रोजन गैस भरने के बाद अब मैंने स्विच को ऑन कर दिया। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था, मान लो मैंने यहाँ पे स्विच लगा रखा था और इसमें स्विच को मैंने ऑन कर दिया। स्विच ऑन हुआ, करंट बहना शुरू हुई। 10,000 का वोल्टेज जब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल पे लगेगा तो देख सोचो उसका क्या होगा। तो ये टूटना शुरू कर देगा, क्योंकि आप ये बताओ जो H2 गैस है ये मॉलिक्यूल है, पहले तो ये एटॉमिक फॉर्म में टूटेगा H प्लस H, पहले तो ये खुद से अलग होगा, है ना। अब ये एक एटम जो है हाइड्रोजन एटम, जिस जो फॉर्मूला क्या होता है इसका 1H1 सिंबल जो होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। यानी कि मैं इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो क्या उस तरीके से होगी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन और बाहर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाहर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाई वोल्टेज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़कर बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये एटम जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर बाहर आ जाएगा तो बोलो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देंगे हाइड्रोजन एटम में। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ क्या होता है, तो बताओ ये प्लस की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सारे इधर भागना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे, है ना। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लाइन से प्लस प्लेट की तरफ भागना शुरू कर देंगे, ठीक। तो जब ये सारे पार्टिकल मिलकर लाइन से चलेंगे, सारे पार्टिकल एक साथ चलेंगे, छोटे छोटे से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हमें दिखते भी नहीं है, तो जब ये एक साथ चलेंगे तो चलने पर ये एक दूसरे से मिलकर एक किरण बनाएंगे, रे, जिसको बोलेंगे कैथोड रे। कैथोड रे इसलिए बोलेंगे, अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ हो तो ये किधर से आती हुई नजर आ रही है, ये कैथोड से। इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन मिलकर जो रे बनाएंगे, किरण बनाएंगे, उस रे को क्या नाम दिया गया है, कैथोड रे। कैथोड रे। मैंने तो आपको बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अभी बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट करा कर बताया गया था कि ये जो रेज हैं जिस पार्टिकल से मिलकर बनी है वो इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता चला था वो भी हम, ठीक है। इधर की तरफ चले तो ये जो रेज मिलकर बनाएंगे उसको क्या बोला जाएगा, कैथोड, ठीक है। तो ये सब हमारा कराया था जे जे थॉमसन। अब इस एक्सपेरिमेंट को कराने पर जो ऑब्जर्वेशन आए थे, ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे वो ऑब्जर्वेशन में बता देता हूँ, है ना। एनसीईआरटी में भी इतना बड़े वो नहीं, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को कराने पर रिजल्ट क्या क्या थे, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को कराने पर हमें क्या क्या पता चला, किन किन बातों के बारे में हमें जानने को मिला। तो पहला जो रिजल्ट है सिंपल है, बताओ कैथोड रेज कहां से चलती हैं और कहां पर जा रही है। कैथोड की तरफ से आती हुई लग रही है और एनोड की तरफ जा रही है ना। तो पहला पॉइंट रिजल्ट तो यही है कि जो कैथोड रेज है वो कहां से चलती है, कैथोड से चलती है और कहां पर आती है, इसलिए इन रेज का नाम क्या रखा गया है, कैथोड रेज। बताओ पहले रिजल्ट में कोई दिक्कत, सिंपल है। दूसरा रिजल्ट बोलता है, दूसरा रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि कैथोड रेज जो होती हैं वो इनविजिबल होती है। इनविजिबल समझते हो, जो दिखाई नहीं देती,
है ना। कैथोड रेज जो होती है वो कैसी होती है, इनविजिबल, इनविजिबल जो दिखाई ना दे, ठीक है, इनविजिबल जो दिखाई ना दे, अदृश्य, गायब। तो जब लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो ईमानदारी से बताओ, यहाँ तो मैंने आपको लाइन से दिखा दी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आई एनोड रेस पर ही। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं एनोड के पीछे, है ना, ये कोटिंग कर दी। और जनरली ये कोटिंग किस चीज की होती है, जिंक सल्फाइड। इस कोटिंग की खास पहचान क्या है, इस कोटिंग की खास पहचान ये है कि जब कैथोड रेज इस पर टकराएंगी तो चमक क्रिएट होगी, चमक, लाइट। और जैसे ही लाइट क्रिएट होगी वो मुझे आंखों से दिख जाएगी, तो तुरंत मैं कह दूंगा कभी कैथोड रेज पहुंच चुकी है एनोड पर। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पुराने जमाने में जो टीवी आते थे वो पीछे से बहुत बड़े बड़े होते थे। किसी के घर रखा हो पुराने जमाने का टीवी, वो ऐसे होते थे साइड से, बहुत ऐसे होते थे ना, ये स्क्रीन थी यहाँ पर, है ना। तो वहां भी यही सिस्टम है, कैथोड रेज यहाँ से निकलती है, स्क्रीन पे जाकर टकराती है और स्क्रीन आपको दिखती है फिर चलती हुई। वहां भी यही है, तो वहां भी यहाँ कोटिंग, जो टीवी की स्क्रीन है ना उस पर कोटिंग कर होती भी होती है। तो जब ये रेस पीछे से निकलकर स्क्रीन पे जाके टकराती है तो वहां लाइट कलरफुल हो जाता है, लाइट बन जाती है, तो वो इस तरीके से हमें टीवी की स्क्रीन चमकती है। ये पहले के टीवी में हुआ करता था। अब तो डिजिटल है, वो जो एलईडी आ रही उनका तो अलग कॉन्सेप्ट है। ये पहले के टीवी है जो बहुत बड़े बड़े थे, गाँव में भी रखते होंगे किसी घर में, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला, हाँ, तो कैथोड रेज क्या होती है, इनविजिबल, इनविजिबल है तो इनका पता ही नहीं चलेगा। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कोटिंग, कोटिंग किसकी, जिंक सल्फाइड, है ना। ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जब भी जिनके ऊपर कोई रेज टकराती है तो वो चमक उत्पन्न करते हैं, लाइटिंग उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं लाइट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट। लेकिन जब लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है ना तो कोटिंग पूरी ट्यूब के ऊपर कर देते हैं। यहाँ तो एनसीईआरटी में दे रखा है कि सिर्फ पीछे की साइड में रखी है ना, आप पूरी इस पे भी कर सकते हैं, पूरी ग्लास ट्यूब पे, पूरी ग्लास ट्यूब पे भी कर सकते हैं, तो आपको दिख जाएगी वो, है ना। थर्ड पॉइंट, कैथोड रेज, कैथोड रेज बिल्कुल सीधी चलती है, कैसी चलती है, सीधी, है ना। कैथोड रेज कैसी चलती है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी चलती है। ये कैसे पता चला, हमें ये कैसे पता चला कि कैथोड रेज एकदम सीधी चलती है, सन से जो रेज आ रही है बताओ ये सीधी चलती है या नहीं, कैसे बताओगे आप, हाँ, शेडो, छाया, है ना, पेड़ की छाया का होना ये बताता है ये सन रेज सीधी चलती है। भाई आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूं और यहाँ से इसके ऊपर टॉर्च मारूं, टॉर्च ऐसे, तो लाइट ऐसी तो जाएगी, तो पीछे क्या बन जाएगी, इसकी शैडो बनेगी नहीं बनेगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि लाइट सीधी चलती है। अगर सीधी ना चलती, शैडो ना बनती तो लाइट कैसे चलती है, ऐसे चलती ना, यहाँ भी आ जाती लाइट, हम कहते कि लाइट सीधी नहीं चलती। लेकिन क्योंकि परछाई का बनना ये प्रूव करता है कि सनलाइट जो है वो सीधी चलती है। तो जब कैथोड रेज के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसकी भी परछाई शेडो बन रही थी, जिससे ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज भी कैसी चलती है, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट ट्रेवल करती है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या बनाती हैं, फॉर्म शेडो, शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आप रखोगे उसका क्या बना देंगी, शेडो, परछाई बना देंगी, ठीक है। ये हुआ हमारा कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि कैथोड रेज के रास्ते में अगर आप पेडल व्हील रख दोगे, क्या रख दोगे, पेडल व्हील समझते हो, नहीं, अरे जैसे साइकिल का पेडल व्हील होता है, ऐसा पेडल व्हील है ना, ये रहा, ठीक है। तो चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज है। आप, एक साइकिल खड़ी हुई है, उसके पेडल व्हील है, एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लिया मैंने, कॉटन का, और इस पर यहाँ फेंक के मारा, इसको घूमेगा क्या नहीं, कॉटन का टुकड़ा है,
दिमाग लगा जवाब दो। कोटन, रुई, रुई, रुई घुमा देगी इसको। और इतना ही बड़ा अगर पत्थर का टुकड़ा ले दो तो घूम जाएगा, घूम जाएगा नहीं घूम जाएगा। आप देखो इन दोनों कंपैरिजन करो, तो रुई इसको नहीं घुमा सकी क्योंकि रुई में मास बहुत कम है। पत्थर ने इसको घुमा दिया क्योंकि पत्थर का मास ज्यादा होता है। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ, लेट अस एज्यूम, समझाने के सिर्फ, कि कॉटन का मास लगभग 0, इसलिए घुमा नहीं पाई, मास लेस। और पत्थर में कुछ ना कुछ मास है इसलिए इसको घुमा पा रहा है। तो आप मुझे बताओ, कैथोड रेस को जब पेडल व्हील पर टकराया गया तो पेडल व्हील ने घूमना स्टार्ट कर दिया, तो कैथोड रेस किसकी तरह बिहेव कर रही है, कॉटन की तरह या स्टोन की तरह? तो उनमें मास होगा या नहीं होगा? तो मतलब कैथोड रेस जिस पार्टिकल से मिलकर बनी है उसमें कुछ ना कुछ मास है, और वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आपको याद होगा 9.10 है ना। यानी कि जब कैथोड रेस को पेडल व्हील पे स्ट्राइक किया गया तो उनमें मैकेनिकल एनर्जी, ये जब भी जहां भी कोई मूवमेंट हो जाए इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। चलना, दौड़ना, उठना, ये सब मैकेनिकल वर्क है, ये सब, है ना। तो इसका मतलब जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज वो क्या क्रिएट करती है, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क समझते हो? अरे इसको रोटेट करके नहीं कर दिया, जिससे क्या प्रूव होता है कि कैथोड रेज जिस भी पार्टिकल से मिलकर बनी है वो कैसा है, हैविंग मास। उसके पास मास है कि नहीं है, उसके पास मास। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जब कैथोड रेस के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया ना, यानी कि चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस प्लेट और ये प्लस प्लेट, और ये कैथोड रे ट्यूब ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये कैथोड रे इधर की साइड चल रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो बताओ कैथोड रेस किस साइड मुड़ जाएंगी, पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ना, इस बात ने प्रूव किया था कि कैथोड रे एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, और उस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, यानी कि जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ कैथोड, मैं शॉर्ट में लिख दूं कैथोड रेस कौन सी प्लेट की तरफ मुड़ेंगी, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि कैथोड रेस इज मेड ऑफ, किससे मिलकर बनी है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही क्या कहलाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कवरी ऑफ, तो इसको नोट करेंगे फिर हम करो। नहीं, लिंक करंट को डिस्ट्रीब्यूशन करना सॉलिड फॉर्म में स्टैटिक है उसमें, तो करंट से क्या फर्क पड़ेगा बताओ। हाँ, नहीं, हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में है ना, गैसियस को तोड़ना आसान है या सॉलिड को तोड़ना आसान है, गैस को। जिंक सल्फाइड की कोटिंग तो सॉलिड फॉर्म में है ना, तो इस वजह से किसी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके लिए तो और ज्यादा वोल्टेज चाहिए, गैस के लिए इतना लग रहा है, आप सोच लो आप, हाइड्रोजन तो गैसियस फॉर्म में है तो वो टूट रहा है, जिंक सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में, वो नहीं टूटेगा।
सी नोट करनी है बस, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, है ना, हमें शॉर्ट में चलना है। हो गया, नीचे कर दी स्क्रॉल, थोड़ा तेजी से नोट करो। एक पॉइंट और रह गया इसमें, छठा पॉइंट वो देखिए। हो गया, हाँ जी हो गया। अब देखो लास्ट पॉइंट और बचा, 6। अब आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रोड क्या है इस बात पर डिपेंड करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रोड हमने लगाए हैं ये किस मेटेरियल के बने हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो बस करंट पास कराने के लिए लगाए हैं, ताकि करंट पास होकर गैस आयोनाइज हो जाए। तो मेटेरियल जो इलेक्ट्रोड ये जो लगाए गए हैं कैथोड एनोड, किस मेटेरियल के बने हैं, कैथोड रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, दूसरी बात, कैथोड रे के अंदर अगर कोई सी भी ट्यूब भरो, आप कोई सी भी गैस भरो, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के यहां हमने कौन सी गैस भरी थी, आप देखो ना, अगर मैं हाइड्रोजन भरता हूं तो ये बन जाएगा H+ और ये 1 इलेक्ट्रॉन, इससे भी इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। नाइट्रोजन भरता हूं, ये बन जाएगा N+ इलेक्ट्रॉन, उससे भी इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, ये उससे कुछ और चीज निकल जाएगी। कोई सी भी गैस हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो, सबसे निकलेगा इलेक्ट्रॉन ही। तो गैस कोई भी हो, निकलने वाली चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, कैथोड रेज। तो यहां से एक चीज पता चली कि जो कैथोड रेज है वो इज इंडिपेंडेंट। बताओ किस चीज पर डिपेंड नहीं करती है, एक तो मेटेरियल ऑफ मेटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड, मेटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किस कैसे बना है कोई मतलब नहीं कैथोड रेज से। दूसरा एंड,
गैस कौन सी है, मतलब नेचर ऑफ गैस, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सी गैस है, कोई मतलब नहीं कैथोड रेज से। कैथोड रेज से तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और सबके अंदर होते हैं। या ऐसा थोड़ी ना कि नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अलग, ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन कहीं भी वो चेंज होता है। एंड नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है जी, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ना आपको जरूरत, आपको ऐसी शॉर्ट में लिखना है। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करेगा कैथोड रेज। इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के लगाए हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा कैथोड रेज। ठीक है, तो मैंने अब आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से समझा दी। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में दो चीज और पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा, और आप बोलोगे मनी मन सर अब सुकून है, अब आराम है, अब मजा आया। नोट कर लिए? अरे यार इसे साइलेंट कर लो ना इसे। हाँ भाई, परेशान हो यार, हमारे से आप फोन तुम्हारे आ रहे हैं यार। हाँ भाई, तो मतलब तुम बहुत बड़े इंसान हो, बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन हो भाई साहब। क्या बिजनेसमैन? आप देखोगे और आप कहोगे कि सर आप अच्छा लगा था, अच्छा हुआ आपने मुझे ये हमें बता दिया। ट्यूब दिखाई दे रही है, वैक्यूम पंप, कैथोड एनोड, प्लस माइनस बैटरी 10,000 वोल्ट। प्रेशर कितना कम है क्योंकि सारी एयर तो बाहर निकाल दी है। 10,000 से 20,000 है ना। आ रही है कैथोड रे चलती हुई, ये तो आपको दिखाई दे रही है क्योंकि इसने कोटिंग पूरी गिलास को कर रखी है, वरना दिखती नहीं है, ठीक है ना। सीधा चलती है ना। देखो परछाई पड़ी पीछे ब्लैक कलर की, ऑब्जेक्ट रख दिया रास्ते में, पीछे काला काला हो गया, शेडो बन गई, परछाई पड़ गई। पेडल, पेडल व्हील घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इसका मतलब ये इनके ऊपर मास होता है, ठीक है, ये इसको घुमाती है, मतलब दे पोजेस सम काइनेटिक। प्लस की तरफ मुड़ गई, ये तो बताया था, होगी प्लस, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हुई तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट होंगे, है ना। नॉर्थ पोल की तरफ डेविएट होती है, ये प्रूव करता है कि इनके ऊपर चार्ज है, फिर से प्रूव करता है। बताओ वही समझ आया कि नहीं, कुछ पल्ले पड़ा, ये तो दिखा चुका हूं मैं, कुछ समझ आया कि नहीं, या मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ इन दिखा के? हैं? नहीं टाइम तो नहीं खराब कर रहा। चलो एक चीज, एक वीडियो देखो छोटे सी, इसे देखो और मजा आएगा, और थोड़ा फील हो जाएगा कि एक्चुअल में चलता क्या है। ये एक्चुअल है, वो तो एनिमेशन था, ये एक्चुअल है, लैब में जो चल रहा है। अब देखो इतनी छोटी होती है कैथोड रे ट्यूब, देख रहे हो कितनी छोटी
छोटी सी है, देखी कैथोड रे ग्रीन कलर की दिख रही होगी, वो कोटिंग कर रखी है इसलिए ग्रीन कलर दिख रहा है। अब देखो इसके ऊपर वो ला रही है, क्या नाम है, मैग्नेट, इसलिए वो डेविएट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डेविएट होगी, दोनों में डेविएट होगी। देखा है ना, ना ये इतनी आसान थोड़ी, देखो ये वाला इतनी सॉफ्ट थोड़ी ना बनाते, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप अब तो ऐसे ऐसे गिलास आ रहे हैं कि AK-47 की गोली पास नहीं कर पाती उन्हें, तुम तो इसकी बात कर रहे हो, तोप का गोला मारो और उनमें वो नहीं उनका पार कर पाएगा, ये तो बहुत छोटी बात है। ऐसी कार में लकड़ी नहीं होगा। अब देखो ये कैथोड रे ट्यूब है ये भी, लेकिन बीच में भी पेडल व्हील लगा दिया, ये भी कैथोड रे ट्यूब ही है। यहाँ लगा हुआ छोटी सी एनोड, यहाँ लगी हुई छोटी सी कैथोड, उधर से वायर आया, इधर से वायर आया, बीच में पेडल व्हील फिक्स करना था तो ये इसकी शेप चेंज कर दी। अब देखो ये घूमेगा कि नहीं, जैसे घूमेगा तो मजा आ जाएगा। घूमा, बताओ और क्या चाहिए, सब चीज तो यही दिखा दिया मैंने आपको। घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, ये है एनसीईआरटी को ओपन करके पढ़ाना, ये ओपन करके पढ़ा दिया मैंने आपको एनसीईआरटी की क्या लिखा। ठीक है, क्लियर, अब कोई डाउट नहीं होगा, क्या है, क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो कहाँ तक पहुंचे थे हम, कैथोड रे, ठीक है। एक डाउट पूछा है कृषा ने, ये बोल रही है कि कभी कभी हम एनोड को प्लस मान लेते हैं, कभी कभी एनोड को नेगेटिव मान लेते हैं, ये ठीक पूछा है डाउट, या आप इसका बता सकते हैं जवाब, ऐसा है या कोई डाउट ही नहीं है ऐसा, नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है, ठीक है। एनोड और कैथोड के साइन बदलते रहते हैं, जब हम बैटरी को, जब हम करंट देते हैं, है ना, जब हम करंट देते हैं तब एनोड प्लस का होता है और कैथोड माइनस का होता है, ठीक है। और जब हम करंट लेते हैं तब साइन बदल जाता है, तब एनोड माइनस हो जाता है और कैथोड प्लस हो जाता है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो मोबाइल की बैटरी है, तो जब आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं उस वक्त एनोड प्लस का होगा और कैथोड माइनस का होगा, चार्जिंग पे से हटाते ही अब बैटरी करंट भेजेगी मोबाइल की मोबाइल के अंदर, अब एनोड प्लस का अब एनोड माइनस हो जाएगा और कैथोड प्लस हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिस्टम है, ठीक है ना। चले, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जे जे थॉम्सन ने एक काम और किया, और वो था चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, ये और निकाला उन्होंने। उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन के लिए Q बाय एम निकाला, के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए Q बाय एम, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, E से, और डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट, ठीक है। बिल्कुल सेम एपरेटस इन्होंने यूज किया, बिल्कुल सेम, इन्होंने क्या किया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ग्लास ट्यूब ली, ठीक, यहाँ एक छोटी सी है वो लगा दी कैथोड, और यहाँ एनोड लगा दी जिसके अंदर होल था, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, इसको जोड़ दिया यहाँ हाई वोल्टेज बैटरी से, ठीक है। और एक काम और करा इन्होंने, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, ये रहा माइनस प्लेट और ये रहा प्लस प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने के बाद इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का भी वो बंदोबस्त कर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और ट्यूब
कुछ इस तरीके से आगे इस तरीके से देखी होगी ना, ये सर्कुलर स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन जिस पे कैथोड रेज आके टकराएगी, इस पे हमने कोटिंग कर रखी है ना, इसकी कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। जब टकराएगी तो हमें पता तो चल जाएगा कि टकराई है नहीं टकराई है, ठीक है। अब यहाँ से कैथोड रेज निकलेंगी, क्या निकलेंगी, कैथोड, कैथोड रेज निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने हटा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने हटा रखा है, तो कैथोड रेज निकलेंगी और सीधी जाकर टकराएंगी पॉइंट ए पर, बिल्कुल सीधी, नो डिफ्लेक्शन, ठीक। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर दिया, तो किधर की तरफ मुड़ेंगी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पॉजिटिव की तरफ, तो कैथोड रेज ऐसे डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने लगा दिया बी पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड ओपन कर दिया, और इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि मैं फील्ड को ओपन करूंगा तो कैथोड रेज कहां पर डिफ्लेक्ट होंगी, ऊपर की तरफ, है ना। अभी आप फिजिक्स में ये सीखोगे कि कौन सा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। ये रूल होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वहां से पता कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किस डायरेक्शन में रोटेट, ठीक है। यहाँ मैंने दोनों को ऐसे अरेंज कर किया है कि एक को ओपन करूंगा तो नीचे डेविएट होगा, दूसरे को ओपन करूंगा तो ऊपर, ठीक। अब मैं इन दोनों को एक साथ ऑन कर दूंगा और इन दोनों की स्ट्रेंथ इस तरीके से मेंटेन करूंगा कि नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ भी फोर्स लगेगा। तो बताओ नीचे की तरफ भी सेम फोर्स, ऊपर की तरफ भी सेम फोर्स, तो ये सीधा जाएगा या डिफ्लेक्ट होगा, सीधा। तो अगेन फिर कहां चला जाएगा ये, है ना। मतलब बी पॉइंट आपको कब मिला, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सी पॉइंट कब मिला, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ए पॉइंट कब मिला, या तो ऑफ है दोनों, या दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन पर, है ना। मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एम एफ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, है ना। तभी तो सेम फोर्स लगेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या चला जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाया जाएगा, फोर्स इक्वल होगा, तो कैथोड रे सीधी चली जाएगी। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, फिजिक्स में पढ़ोगे आप। और चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों को क्या कर दूंगा बराबर, है ना। उन दोनों को क्या कर दूंगा मैं बराबर, मैं बोलूंगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के फॉर्मूले होंगे, दोनों को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने पर डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, ई बाय एम, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.7, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर, ठीक है। इस तरीके से ई बाय एम की वैल्यू निकाली गई थी। और इसमें कुछ पॉइंट भी हैं, क्या पॉइंट है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा डेविएशन, जितना मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा डेविएशन। ये तो सिंपल से पॉइंट है, तो 3-4 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो, बस डायग्राम बनाना है और लास्ट में वो ई बाय एम की वैल्यू है।
इसके बाद जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कौन सी हेडिंग आती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले जो चार्ज अपॉन मास का रेशो निकाला था वो भी जे जे थॉमसन ने निकाला। ये भी काम किसने किया था? जे जे थॉमसन। कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पुराना चीज हो गया, तो ये पूछ लगे थे हु फाइंड आउट द चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार ऑप्शन दे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है हु फाइंड आउट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आप लिखोगे मिलीकन्स, आर ए मिलीकन। इन्होंने फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। आर ए मिलीकन, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या फाइंड किया था? चार्ज। अब जरा इन्होंने देखो, इसका भी हमें सिर्फ एक डायग्राम तो समझना है, बाकी हम चार्ज डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इन्होंने कैसे फाइंड किया था भैया? देखो, इन्होंने एक कंटेनर लिया छोटा सा, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर इन्होंने दो प्लेट लगाई, एक प्लस प्लेट और एक माइनस प्लेट। प्लस प्लेट ऊपर लगा दी, ऊपर की तरफ ऐसे करके, बीच में हल्का सा होल कर दिया, माइनस प्लेट नीचे लगा दी, ठीक है। और यहाँ बाहर इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ये कौन सी प्लेट है? प्लस। ये कौन सी है? माइनस। बाहर कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, प्लस। यहाँ ना इसके अंदर वो भर लिया ऑयल। क्या भर लिया? ऑयल। कोई सा भी ऑयल है ना, इसके अंदर क्या भर रखा है? ऑयल, ठीक है। और ये ना ये जो साइज है ये इतना छोटा है कि इसको यहाँ ऐसे पुश करने पर, ऐसे दबाने पर, रबड़ का है, जैसे आपने वो हॉर्न देखा होगा, भोंपू जो है वो बिल्कुल ऐसी होता है ना। इसको ऐसे पुश करोगे ना तो इसके अंदर फुहार सी निकलेगी, जैसे पानी की फुहार आती है ना। अब वो जो ड्रॉप होगी छोटी छोटी, आपने देखा होगा जो क्लीनर आते हैं, है ना, उनको जरा से दबाते हैं तो कितनी छोटी छोटी पानी की बूंद निकलती हैं, वो तो हमें आंखों से दिखाई देती हैं। लेकिन इसमें से जो निकलेंगी ऑयल की ड्रॉपलेट वो इतनी छोटी होंगी कि उनको हम एटम के जितना मान सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं एटोमाइजर। क्या बोलते हैं? मतलब ऑयल की ड्रॉपलेट को एटम की साइज की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अंदर से क्या निकलेंगी? ड्रॉपलेट छोटी छोटी, ऐसे कर करके छोटी छोटी ड्रॉपलेट, जो इस होल से होते हुए कहाँ जाएगी? नीचे है, कुछ यहाँ भी आ जाएंगी, तो वो केस तो हम मान ही नहीं रहे हैं। हम कौन सा मान के लेके चल रहे हैं? जो होल में से पास हुई है, ठीक है ना, वो तो हम मान ही नहीं रहे, ठीक है। ऐसा आ जाएगा। अब इसके अंदर मैंने क्या लगा रखा है? एक छोटा सा होल का रखा है, और इसके अंदर ना मैं एक्सरेज भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? एक्सरेज। कभी कभी देखिए किसी ने कहीं डेली लाइफ में? नहीं यार, एक्सरे नहीं करवाया जब चोट लग जाती है? नहीं, कभी सुना है कि एक्सरे नाम की कोई चीज होती है? वो ये तो सुना ही होगा। आप मेरे हिसाब से देखा भी होगा एक्सरे, ऐसे यूं करके क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो वो जो एक्सरे होता है ना, वो एक्सरे की है। उसे एक्सरे क्यों बोलते हैं? एक्स रेज, एक्स किरण यूज की जाती है उसको बनाने में। हमें ऐसे खड़ा कर देते हैं सामने, सामने मशीन लगी होती है एक्सरे, है ना, और पीछे एक क्लीन वो लगा देते हैं, वो वहां से बटन दबाता है, एक्सरे हमारी यहाँ निकल कर पूरी पार हो जाती है हमारे अंदर। सिर्फ हमारी बूंद हड्डियों में पार नहीं होती, तो हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर पीछे खप जाती है जाके, है ना, तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। तो एक्सरे इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि इंसान के शरीर में भी एंटर कर जाती है, वो एंटर करके बाहर निकल जाती है ना। तो हमारी जो स्केलेटन है हड्डियों का, वो पीछे आ जाता है उसके। तो एक्सरे बहुत पावरफुल किरण होती है, इसलिए बोलते हैं कि एक्सरे बार बार नहीं करवाना चाहिए भैया। सालों में किसी को हो गया वो भी सब, जब उसको चोट लगी या कोई उसे परेशानी हुई, है ना, डॉक्टर भी कम ही रिकमेंड करते हैं, बार बार एक्सरे रिकमेंड नहीं करते वो भी, क्योंकि एक्सरे नुकसान देती है। आप देखो ना, कोई चीज हमारे अंदर जाकर बाहर निकल जा रही है, तो
तो वो हमें मजा देगी या परेशान करेगी? वो अंदर की सारी चीज हिलाकर फेंक देती है, वो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा उसमें। देखो दिखाई नहीं देती वो। आप कभी भी एक्सरे करते जाओ तो आपको पता है, लाइट ऐसे जैसे फोटो खींचते तो उसमें लाइटिंग दिख जाती है, लेकिन वो आपको दिखाई भी नहीं देगी, आपको पता नहीं चलेगा कब एक्सरे हो गया, पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए बहुत कम टाइम के लिए फ्लैश करता है वो, बहुत कम टाइम के लिए, वो आपको दिखाई देगी। तो एक्सरे बहुत खतरनाक हाई एनर्जी होती है। यहाँ जो एयर होगी ना, एयर एयर के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे छोटे, तो जब एक्सरे इन पर टकराएगी, बहुत हाई एनर्जी है, इन पर टकराने के बाद गैस एयर को आयोनाइज कर देगी और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक देगी। जैसे कि हाइड्रोजन में से वोल्टेज लगाने पर उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। अब जब इस एयर में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएंगे, इन ड्रॉपलेट पर चिपकना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो ऊपर से ड्रॉपलेट आ रही है ऑयल की, इन पर ये चिपकना शुरू कर देंगे। तो ऑयल ड्रॉपलेट होगी और उस पर क्या चिपकना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन इस पर चिपकना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे तो ऑयल किस चार्ज, ऑयल पे, ऑयल की ड्रॉपलेट पर कौन सा रहा, नेगेटिव। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया, तो ड्रॉपलेट ग्रेविटी की वजह से तो नीचे गिर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। ये फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। और ड्रैग फोर्स भी लगता है। ड्रैग फोर्स जानते हो? हाँ, जब हम बाइक पे जाते हैं तो हवा हमें आगे धकेलती है पीछे धकेलती है, पीछे लगती है ना हमारे हवा के, पीछे धकेलती है ना, उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, जो हम पीछे की तरफ धकेलता है। वो आपको बाइक पे चलते बहुत अच्छी तरीके से फील होगा। पीछे की तरफ दिख दिख आप ऐसा लगेगा कोई पीछे से हमें फोर्स लगा, हमने तो फोर्स लगा पीछे की तरफ धकेल। और ड्रैग फोर्स हमेशा जिधर भी कोई चीज चलती है ना, उसके अपोजिट काम करता है। ऐसे चलेगी तो ऐसे लगेगा, नीचे गिरेगी तो ऊपर लगेगा, ऊपर जाएगी तो नीचे लगेगा, अपोजिट लगता है। ये ड्रॉपलेट नीचे गिर रही है तो ड्रैग फोर्स भी कहाँ लगता है। अब ग्रेविटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स ये भी फिजिक्स में होता है, निकाल सकते हैं। ड्रैग फोर्स की वजह से लगने वाला फोर्स, इसका भी फॉर्मूला हो रहा है, निकाल सकते हैं। ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स, इसका भी फॉर्मूला होता है, निकाल सकते हैं। तीनों चारों फोर्स को बैलेंस करने पर फाइनली वैल्यू मिल जाती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज की वैल्यू आती है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, इसलिए इस ड्रॉप को कहा जाता है ऑयल ड्रॉप मेथड, क्योंकि इसमें किसकी ड्रॉप यूज की गई है, ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पता चला था, और किसने पता करा था, मिलीकन ने, आरए। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज और है, क्या क्या हमें ई बाय एम पता चल गया, क्या हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया। तो फिर इसके बाद बात आई थी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब तो कोई भी पता लगा देगा, आप कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, आप देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, ई बाय एम पता चल गया। अगर मैं दोनों को वैल्यू डिवाइड कर दूं तो ई से ई कैंसिल, तो एम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और बताओ ई की वैल्यू क्या पता चली है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई बाय एम कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, जो हम याद रखें। ठीक है, चलो उसको मिली कंस्पोर्ट, बस डायग्राम फटाक से बनाओ, रफ डायग्राम बनाना है, इसे सजाना मत, इसमें कलर मत करना, कलर घर कर देना। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया, अब कल मतलब नेक्स्ट हम मिलेंगे। ठीक है, आप आपके पास संडे है, कम से कम 4-5 डीपीसी लगा लो डेली, 15-20 मिनट में मेरे जो जितने भी क्वेश्चन हुआ करेंगे डीपीसी के, हम डेली डिस्कस कर लेंगे। तो 15-20 मिनट डेली डीपीसी के लिए बचा कर रख लेंगे, ये 15-20 मिनट डेली डीपीसी। ठीक है, चलो यहीं से शुरू करेंगे, इसे नोट कर लो। मिलीकन, मिलीकन की भी वीडियो दिखाऊंगा जैसे मैंने उसकी दिखाई थी।